नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। आज हमने आपके लिए सत्ता का इलेक्शन एडिशन तैयार किया है, जिसमें सिर्फ कर्नाटक और यूपी नगर निकाय चुनाव की खबर ही नहीं, जिसके बारे में आपने तमाम न्यूज चैनल्स पर सुबह से बहुत कुछ देखा, बल्कि इन खबरों के साथ न्यूज मित्रों को हम उन चुनावी नतीजों पर भी जानकारी देंगे जो खबरों के तेज बहाव में कहीं छूट गई। पहले हम आपको दिखाएंगे कैसे D+M फैक्टर से कर्नाटक में बीजेपी का किला ढह गया। बीजेपी बजरंग दल और बजरंगबली के बहाने राजनीतिक बल हासिल करने के लिए हाथ पैर मारती रही, जबकि वोटों के पर्वत के साथ संजीवनी कांग्रेस को मिल गई। वैसे कर्नाटक से मिले बीजेपी के जख्मों पर यूपी की जीत ने मरहम लगाया। निकाय चुनाव में सभी 17 नगर निगम में बीजेपी के मेयर वाली जीत कैसे इस बात का संकेत है कि योगी का मैजिक क्लियर है, इस पर सत्ता की कुंजी हमने तैयार की है। समाजवादी पार्टी के लिए खतरे की घंटी आज यूपी में 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में भी बजी। स्वार और 96 विधानसभा सीट में साइकिल पंचर हो गई और दोनों ही जगह बीजेपी की सहयोगी अपना दल के उम्मीदवार ने जीत हासिल की। वैसे कर्नाटक में जीत का जश्न मना रही कांग्रेस को एक जोर का झटका भी लगा है। जालंधर लोकसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के सुशील रिंकू का झाड़ू ऐसा चला कि कांग्रेस वहां से साफ हो गई। सुशील रिंकू ने कांग्रेस कैंडिडेट को 58,691 वोटों से हराया है। सियासत के सुपर सैटरडे में आज ओडिशा के झारसुगुड़ा विधानसभा सीट के भी नतीजे आए हैं, जहां बीजू जनता दल की दीपाली दास ने विजय घोष किया है। आज मेघालय में विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट भी आया है। यहां सोहियांग विधानसभा सीट पर यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी के सिंशूर कूपर जीत गए हैं। लेकिन क्या 2023 में आए नतीजों का 2024 पर कोई असर पड़ेगा? क्या कर्नाटक में कांग्रेस को महाविजय के रूप में मिली संजीवनी बीजेपी के लिए 24 वाली चुनौती है? इस पर अब सत्ता की कुंजी खोलने का वक्त हो चला है। तो एक होती है विजय, और विजय की ऊंचाई से कुछ मंजिल, और ऊपर जाएंगे तो दिखती है महाविजय। आज कांग्रेस को कर्नाटक में विजय नहीं बल्कि महाविजय मिली। 224 विधानसभा सीटों पर आए नतीजों में कांग्रेस को 136 सीटों पर पूर्ण बहुमत वाली जीत हासिल हुई, जबकि 2018 में 104 सीट जीतने वाली बीजेपी इस बार 65 सीटों पर ही रुक गई। आज कांग्रेस की जीत को आप महाविजय इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि इस जीत उसे आज से 34 साल पहले 1989 में मिली थी, जब कांग्रेस को कर्नाटक में 178 सीटें हासिल हुई थी। लेकिन उसके बाद कांग्रेस की सीटों की संख्या धीरे धीरे कम होती चली गई। आज कांग्रेस एक बार फिर 1980 के दशक की तरह ही सुपर विनर बनकर उभरी है, जहां उसके आगे पीछे और दूर तक कोई पार्टी नजर नहीं आ रही है। जितनी सीटें बीजेपी को मिली हैं, कांग्रेस को उससे दोगुनी से ज्यादा सीटें मिली। कर्नाटक में कांग्रेस को मिली इस महाविजय के कई फैक्टर हैं। सत्ता में हमने न्यूज मित्रों के लिए इसकी एक डिटेल कुंजी तैयार की है, जिससे आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि किन कारणों से कांग्रेस ने कर्नाटक में शानदार वापसी की है। सत्ता में कांग्रेस की जीत का बड़ा फैक्टर रहे कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धारमैया, जिनकी लोकप्रियता के सामने बीजेपी का हर प्लान फेल हो गया। सिद्धारमैया 2013 से 2018 तक कर्नाटक के सीएम थे। एक्सपर्ट्स ऐसा दावा कर रहे हैं कि सिद्धारमैया के पक्ष में अंडर करंट था, टिकट बंटवारे में उनकी खूब चली और कांग्रेस को इसका फायदा मिला। कांग्रेस की जीत में दूसरा सबसे मजबूत फैक्टर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और प्रियंका गांधी का धुआंधार प्रचार रहा। कर्नाटक में राहुल गांधी ने 24 दिनों तक भारत जोड़ो यात्रा की थी। इससे कांग्रेस कार्यकर्ता एक्टिवेट हो गए थे। इसके बाद चुनाव के दौरान प्रियंका गांधी ने कर्नाटक में 15 रैलियां और 11 रोड शो किए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर यह हुआ कि कर्नाटक के जिन 7 जिलों से यह यात्रा गुजरी, वहां की 20 सीटों में से 15 पर कांग्रेस की जीत हुई। ये दोनों फैक्टर कांग्रेस के लिए संजीवनी की तरह साबित हुए। इस महाविजय में कांग्रेस के रणनीतिकारों का बड़ा रोल रहा है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला और सुनील कानुगोलू ने माइक्रो मैनेजमेंट किया। रणदीप सुरजेवाला के बारे में यह बताया जा रहा है कि वो हर उम्मीदवार से लगातार बात कर रहे थे, उन्हें यह फीडबैक दे रहे थे कि वो अभी कितने वोटों पर आगे हैं और कितने वोटों से पीछे हैं। बीजेपी के बड़े नेताओं को पार्टी में शामिल कराने में भी उनकी बड़ी भूमिका रही थी, जबकि सुनील कानुगोलू को डेटा एनालिसिस का एक्सपर्ट माना जाता है। 2022 से ही कानुगोलू कर्नाटक कांग्रेस के रणनीतिकारों में से एक हैं। कैंपेन, सर्वे और उम्मीदवारों के सिलेक्शन में कानुगोलू ने महत्वपूर्ण रणनीति तैयार की थी। रणदीप सुरजेवाला तो कांग्रेस के जाने पहचाने नेता हैं, लेकिन सुनील कानुगोलू पर्दे के पीछे से काम करते हैं। आज हम उनका एक छोटा सा परिचय आपको दे देते हैं।
कर्नाटक के बेल्लारी के रहने वाले कानुगोलू ने अमेरिका से एमबीए की पढ़ाई की है। 2009 में वो भारत लौटे थे। प्रशांत किशोर की टीम में वो काम कर चुके हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले वो नरेंद्र मोदी के अभियान से जुड़ी टीम में शामिल थे। 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की रणनीति बनाने में भी कानुगोलू का योगदान रहा था। कर्नाटक के बाद कानुगोलू का अगला टास्क मध्य प्रदेश दिया गया। तो कांग्रेस की जीत में फ्रीबीज वाला गारंटी कार्ड भी खूब चला। कांग्रेस ने 6 महीने पहले से घरों में गारंटी कार्ड बांटना शुरू कर दिया था। ऐसा दावा है कि कांग्रेस ने पूरे कर्नाटक में 4 करोड़ गारंटी कार्ड बांटे थे। इस गारंटी कार्ड में 300 यूनिट फ्री बिजली, महिलाओं को 2000 रुपए प्रति महीने की मदद, गरीब परिवार को 10 किलो फ्री चावल और बेरोजगार युवाओं को 1500 से 3000 रुपए का भत्ता देने का ऐलान किया गया था, जिसका अच्छा असर भी हुआ। और इसके अलावा कर्नाटक कांग्रेस की लोकल टीम की एकजुटता भी इस चुनाव में साफ तौर पर देखी गई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया पूरे चुनाव में एकजुट दिखे। दोनों ने सीएम पद पर दावा नहीं किया। कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर रैली तक में साथ दिखाई दिए। दोनों नेताओं ने चुनाव के आखिरी दिनों में एक साथ बातचीत का एक वीडियो भी जारी किया। आज जब चुनाव के नतीजे आए तो डीके शिवकुमार भावुक हुए और उनकी आंखों में आंसू भी आ गए। डीके शिवकुमार के आंसू ये बताते हैं कि जब आप किसी काम को बड़ी शिद्दत से करते हैं तो उसके पॉजिटिव नतीजे आते हैं और ये सफलता भावुकता की लहरों के साथ आती ही। इस चुनाव में कांग्रेस को बीजेपी की पोलराइजेशन पॉलिटिक्स का भी भारी फायदा हुआ है। बीजेपी के पक्ष में जय बजरंगबली के नारे और मुस्लिम आरक्षण पर हिंदू वोटों का पोलराइजेशन तो नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस के पक्ष में मुस्लिम वोट का भारी पोलराइजेशन देखा गया है। राज्य में करीब 12% मुस्लिम आबादी है। 40 सीटों पर मुस्लिम वोट का सीधा असर है। मुस्लिम बाहुल्य 9 सीटों में 7 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही हैं। मात्र 2 पर बीजेपी को बढ़त है। इसके अलावा टीपू सुल्तान ने कर्नाटक के जिस कुर्ग में अत्याचार किए थे, वहां की 2 सीटों पर बीजेपी चुनाव हार गई। टीपू का मुद्दा ट्रेंड होने के बावजूद यह हार बीजेपी को मिली है। यहां तक कि हिंदूवादी नेता और बीजेपी महासचिव सीटी रवि भी चुनाव हार गए। यानी जेडीएस को मिलने वाले मुस्लिम वोट भी कांग्रेस के पक्ष में मजबूती के साथ पड़े। वोट चार्ट को समझे तो 2018 में बीजेपी को लगभग 36% वोट मिले थे, कांग्रेस को लगभग 38% वोट मिले थे और जेडीएस को लगभग 18% वोट मिले थे। 2023 में बीजेपी को लगभग 35.5% वोट मिले, कांग्रेस को लगभग 43% वोट मिले और जेडीएस को लगभग 13% वोट मिले थे। यानी जेडीएस के जो वोट पड़े या कह सकते हैं जो घटे, वो कांग्रेस के साथ गए। इससे कांग्रेस पिछली बार के मुकाबले करीब 50 से ज्यादा सीट जीतने में कामयाब रही। ये कांग्रेस की जीत का 7वां और सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर रहा। तो सत्ता में पहले बात करते हैं कर्नाटक में कांग्रेस की महाविजय की, जो कांग्रेस के लिए संजीवनी की तरह आई है। कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। शहर शहर कांग्रेस के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। इस महाविजय पर राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। मीडिया को संबोधित करते हुए कर्नाटक की जनता का आभार व्यक्त किया और बीजेपी पर शायराना अंदाज में तंज कसा। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में नफरत का बाजार बंद हुआ और अब मोहब्बत की दुकान खुल गई है। प्रियंका गांधी ने जनता और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया और अपने भाई राहुल गांधी को जीत का क्रेडिट दिया। कर्नाटक के चुनाव में एक तरफ क्रोनी कैपिटलिस्ट की ताकत थी, दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी और शक्ति ने ताकत को हरा दिया। और यही हर स्टेट में होगा। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में गरीबों के साथ खड़ी हुई। हम गरीबों के मुद्दों पर लड़े और मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि हमने नफरत से, गलत शब्दों से ये लड़ाई नहीं लड़ी। हमने मोहब्बत से, प्यार से, दिल खोल के ये लड़ाई लड़ी और कर्नाटक की जनता ने हमें दिखाया कि ये देश मोहब्बत इस देश को अच्छी लगती है। परमादरणीय कांग्रेस के अध्यक्ष जी खारगे जी और पूर्व अध्यक्ष जी श्री राहुल गांधी जी, उन्हीं के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया, उन्हीं की अगुवाई थी। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी ने जो कर्नाटका से यात्रा निकाली, उसमें जो 91 से विधानसभा थी,
उनमें से 75% जीती गई है कांग्रेस द्वारा। कांग्रेस अध्यक्ष जी ने मन बनाया कि कांग्रेस को जिताना ही है। 1 महीने से वे कर्नाटका में रहे, उन्हीं के नेतृत्व में पूरा संचालन हुआ। श्री सिद्धरामैया जी और श्री DK शिव कुमार जी को भी बहुत बहुत बधाई। तो आज अपने न्यूज मित्रों के लिए हम कर्नाटक विधानसभा चुनाव और यूपी के नगर निकाय चुनाव के नतीजों का ऐसा विश्लेषण कर रहे हैं जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। TV9 ग्रुप के डायरेक्टर और वरिष्ठ पत्रकार हेमंत शर्मा जी हमारे साथ हैं। उनके साथ आज के चुनावी नतीजों की सबसे सरल और स्पष्ट कुंजी आपके सामने खोलते हैं। सर, पहले तो धन्यवाद, आपने बहुत धन्यवाद निकाला हमारे लिए। 2-3 चीजें बड़ी जरूरी हैं सर आपसे पूछना। पहली चीज तो ये कि कर्नाटक पोलराइजेशन का सबसे बड़ा कह सकते हैं लैब रहा है एक्सपेरिमेंट करने का बीजेपी का। उसमें चाहे हिजाब हो, हिजाब से टीपू सुल्तान हो, टीपू सुल्तान से लेकर लास्ट में बजरंग बली हो, उसके बावजूद बीजेपी को वो फायदा नहीं हुआ जिसकी उम्मीद करें। तो क्या पोलराइजेशन अब नहीं चलेगा? नहीं, मैं बताऊं राहुल जी, पोलराइजेशन तो हुआ, पोलराइजेशन हुआ, लेकिन मुस्लिम पोलराइजेशन हुआ, हिंदू पोलराइजेशन नहीं हुआ। कर्नाटक में मुद्दे इस देश में पहली बार बहुत दिनों के बाद चुनाव भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हुआ, धर्म और भावना से हटकर। तो भ्रष्टाचार के मुद्दे ने हिंदू पोलराइजेशन को दबा दिया। मुस्लिम पोलराइजेशन हुआ, मुस्लिम पोलराइजेशन हुआ, वो बीजेपी के खिलाफ गया। जो मुसलमान जनता दल एस के साथ जाता था वो भी कांग्रेस के साथ चला गया। अकेला मुस्लिम बहुल इलाका है कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया में आक्रामक मुसलमान हैं और वो सघन है। आपको शायद याद होगा कि भारत का पहला आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन कोस्टल एरिया के भटकल गांव से ही पैदा हुआ था। रियाज भटकल वहीं का रहने वाला था। तो उस अकेले इलाके में बीजेपी को लीड मिली। जहां मुसलमान सघन स्थिति में थे वहां बीजेपी को फायदा हुआ, लेकिन हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मुद्दे भ्रष्टाचार और फ्री बीज के, मुफ्त में सामान पाने के बड़े थे। बीजेपी के ट्रैप में तो कांग्रेस नहीं फंस गई। उन्होंने बजरंगबली का कार्ड चला और वो स्टेट जो कि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स के लिए शायद उनके लिए ज़्यादा आसान हो सकता था और बीजेपी जिसके लिए जानी भी जाती थी, उससे हट करके मुझे लगता है ये गलती हुई है, क्योंकि ये मामला छोड़ा जा सकता था और वो इशू बजरंगबली थे भी नहीं, वो तो बजरंग दल था। लेकिन बीजेपी ने एक ये ट्रम्प खेला था कि शायद इससे पोलराइजेशन हो, पर वो उस हद तक हुआ नहीं। एक और बड़ा महत्वपूर्ण हम लोग इस पूरे चुनाव में देख रहे हैं, गुजरात में मौत के सौदागर से लेकर के चौकीदार चोर है तक, जब जब प्रधानमंत्री पर अटैक हुए बीजेपी ने उसे आपदा को अफसर में जैसे कहते हैं वैसे बदला, उसको अपने अफसर में बदल लिया। इस बार फिर से कोशिश हुई थी सांप को लेकर, लेकिन वो इम्पैक्ट कर्नाटक में देखने को नहीं मिला। मैं आपको बताऊं, ढेर सारे जो तरीके होते हैं वो बहुत समय तक बार बार चलते नहीं हैं, लेकिन साथ में ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर एक इंस्टीट्यूशन है और इंस्टीट्यूशन के बारे में अपशब्द कहना, मुझे लगता है कि भारत की चुनाव की राजनीति बहुत नीचे से चली गई है और ये होना नहीं चाहिए। और अगर हुआ भी तो इसका फ़ायदा न बीजेपी को मिला न कांग्रेस को मिला। कांग्रेस को अभी तो आपने दोनों को सुना, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को। आप जब ओवरऑल इस पूरी स्थिति को देखते हैं, ये है क्या? ये कांग्रेस का फिर से रिवाइवल आपको दिख रहा है? ये राहुल और प्रियंका की वाकई आपको मेहनत दिखाई दे रही है, या फिर ये पूरा क्रेडिट आप मल्लिकार्जुन खड़गे को देंगे? नहीं, मैं आपको सब इसमें क्रेडिट बटा हुआ है। मैं आपको एक बात बताऊं कि कांग्रेस को बहुत समय बाद एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला, एक मंच मिला। मैंने आपसे पहले कहा ये चुनाव धर्म और भावनाओं से हट गया था। ये चुनाव 40% भ्रष्टाचार के सवाल पर था। वो सही था गलत था, मैं उसके मेरिट पर नहीं जाता, लेकिन यह सवाल, यह मुद्दा जनता में चिपक गया था एक तरफ। दूसरा, कांग्रेस का गारंटी कार्ड, मुफ्त में चीज़ पाने की आदत तो जनता में बढ़ रही है। ये इसी रास्ते से केजरीवाल भी सत्ता में जाते हैं और बीजेपी ने भी अपना बड़ा लाभार्थी समूह बनाया है इसी रास्ते से। तो कांग्रेस को एक ऐसी ज़मीन मिली वहाँ पे जिस पर फसल उगाई जा सकती थी। फिर राहुल गांधी ने अपनी यात्रा की शुरुआत की और आपने देखा होगा कि राहुल गांधी की यात्रा में सबसे ज़्यादा भीड़ कर्नाटक में हुई। तो इसका मतलब ये था कि एंटी इनकम्बेंसी का जोर बहुत था कर्नाटक में। दूसरी बात ये फिर थी कि कर्नाटक में जो कांग्रेस की लीडरशिप बहुत मजबूत है। सिद्धरामैया एक खास
जाति से आते हैं, कुर्गा, जो लिंगायत और वोकालिगा के बाद सबसे बड़ी जाति है। वो उसके एक छत्र नेता हैं, उसमें कोई भी बंटवारा नहीं है। DK शिव कुमार बड़ा रणनीतिकार है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो पार्टी के लिए जन समर्थन और पैसा जुटाने की जिम्मेदारी उनकी थी। तीसरी बात जो थी, जो मुझे समझ में आती है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का कांग्रेस का अध्यक्ष होना। मल्लिकार्जुन खड़गे कन्नड़ स्वाभिमान के प्रतीक हो गए थे, क्योंकि दशकों बाद कर्नाटक का कोई आदमी कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ देवराज अरस के बाद। तो कर्नाटक की जनता ने खड़गे को अपने स्वाभिमान से जोड़ा। जो स्थिति नरसिम्हा राव जब बने थे प्रधानमंत्री, तो वो तेलुगु लोगों के वैसे नेता नहीं थे, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बन गए तो वो तेलुगु स्वाभिमान के प्रतीक बन गए। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें और भ्रष्टाचार का सवाल कांग्रेस का रिवाइवल का एक प्लेटफॉर्म मिल गया है। अब इसका असर तेलंगाना में भी पड़ेगा और बहुत हद तक मध्य प्रदेश में भी पड़ सकता है। आज योगी आदित्यनाथ ने यूपी निकाय चुनाव पर भी मैं आपसे बात करूंगा, बोला कि ये डबल इंजन सरकार का एक फ़ायदा है। और डबल इंजन सरकार का फ़ायदा अगर हम यूपी में देखते हैं तो वो फ़ायदा कर्नाटक में नहीं दिखता, वो फ़ायदा हिमाचल में नहीं दिखता है। क्या डबल इंजन में पहला इंजन बहुत ज़्यादा मजबूत है और पीछे जो इंजन लगे हुए हैं कमज़ोर है, और वो एक तरीके से कह सकते हैं कि उसको पकड़ के सिर्फ आगे बढ़ने की कोशिश करें? पूरी तरह मैं आपकी बात से सहमत हूँ। डबल इंजन का जो नैरेटिव है वो अब असफल हो रहा है, क्योंकि डबल इंजन में बीजेपी के मुख्यमंत्रियों में हेमंत विश्व शर्मा और योगी आदित्यनाथ को छोड़कर कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जो अपनी लोकप्रियता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के जनाधार को बढ़ाए। ये दो हैं बढ़ाने वाले। बाकी सारे मुख्यमंत्री या बाकी सारे इंजन भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व पर बोझ हैं। तो वो मोदी जी का ही इंजन है जो सबको खींचे जा रहा है। तो फिर ये परेशानी होगी मुझे लगता है 2024 में कि कब तक खींच के लेके जाएंगे उनको साथ। 2024 की राहुल, मैं बताऊं आपको, स्थितियां भिन्न होंगी। राज्यों के चुनाव के नैरेटिव अलग होते हैं और केंद्र के चुनाव के नैरेटिव अलग होते हैं। हमने यहाँ जो अभी सर्वे किया था, एग्जिट पोल, उसमें उन्हीं लोगों से उन्हीं बूथ पर सबसे बात की थी। सबसे बात करने के बाद जब राज्य का सवाल आया तो कांग्रेस को 4% वोट बीजेपी से ज़्यादा मिले। लेकिन जब उन्हीं मतदाताओं से और उन्हीं सर्वे करने वाले लोगों से पूछा गया कि केंद्र में आप किसको चाहते हैं, तो उन लोगों ने नरेंद्र मोदी को बताया, और यह कांग्रेस से 7% ज़्यादा था। यानी सर्वे में अगर 4% ज़्यादा कांग्रेस थी राज्य में, तो केंद्र के लिए 11% की लीड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थी। तो मुझे लगता है कि केंद्र का चुनाव और राज्यों के चुनाव के आपस के नैरेटिव अलग होते हैं और इसको जोड़ के देखना नहीं चाहिए। मैं आपके पास जल्दी से आ रहा हूँ। ज़रा यूपी के जो बहुत सारे दर्शक हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि यूपी निकाय चुनाव में क्या हुआ, और उसमें आपका विश्लेषण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं बहुत जल्दी से आ रहा हूँ, मुझे पता है कि आपका वक्त इंपॉर्टेंट नहीं, बस जल्दी से लौटते। लेकिन अपने दर्शकों को हम बता दें कि आज जो दूसरा मुख्य चुनाव था वो उत्तर प्रदेश का था, और बात अब उसकी कर लेते हैं। चुनावी नतीजे जो आज बहुत दिन भर चर्चा में रहे। यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी को आज बड़ी जीत मिली। अगर 2017 से इस बार का तुलनात्मक विश्लेषण करें तो साल 2017 में बीजेपी ने नगर निगम की कुल 16 में से 14 सीटों पर कब्जा जमाया था। इस बार उससे भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए बीजेपी ने कुल 17 की 17 सीटें अपने नाम कर ली हैं। अगर यूपी नगर निगम में समाजवादी पार्टी की बात करें तो पिछली बार भी एक भी मेयर समाजवादी पार्टी का नहीं बना था, और इस बार भी हालात जस के तस हैं। वहीं यूपी नगर निगम में बीएसपी को 2 सीटों का नुकसान हुआ। पिछली बार बीएसपी के 2 मेयर बने थे, लेकिन इस बार सारे मेयर भारतीय जनता पार्टी के ही बने। सिर्फ यूपी नगर निगम में ही नहीं बल्कि यूपी नगर पालिका चुनाव में भी बीजेपी ने पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन किया है। समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस समेत तमाम दलों को इसमें थोड़ी मुश्किल हुई है। इस बार के अब तक के आए आंकड़ों की अगर पिछली बार से तुलना करें तो साल 2017 में यूपी नगर पालिका की कुल 198 सीटें थी, जिसमें बीजेपी को 67 सीटें मिली थी। इस बार कुल 199 में से बीजेपी के खाते में 83 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। साल 2017 में यूपी नगर पालिका में समाजवादी पार्टी को 45 सीटें मिली थी। इस बार समाजवादी पार्टी के खाते में 39 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, यानी 6 सीटों का नुकसान। साल 2017 में यूपी नगर पालिका में कांग्रेस को 9 सीटें मिली थी। इस बार कांग्रेस के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, यानी 4 सीटों का नुकसान कांग्रेस को भी दिखाई दे रहा है। साल 2017 में यूपी नगर पालिका में बीएसपी को 28 सीटें मिली थी। इस बार बीएसपी के खाते में 20 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, यानी 8 सीटों का नुकसान। यूपी नगर पंचायत में भी बीजेपी को ज्यादा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। साल 2017 में 438 सीटें पर चुनाव हुए थे। इस बार कुल 544 सीटें हैं। अगर तुलनात्मक रूप से देखा जाए
तो साल 2017 में यूपी नगर पंचायत में बीजेपी को 100 सीटें मिली थी। इस बार बीजेपी के खाते में 199 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। साल 2017 में यूपी नगर पंचायत में समाजवादी पार्टी को 83 सीटें मिली थी। इस बार समाजवादी पार्टी के खाते में 81 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। साल 2017 में यूपी नगर पंचायत में कांग्रेस को 17 सीटें मिली थी। इस बार कांग्रेस के खाते में 9 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। साल 2017 में यूपी नगर पंचायत में बीएसपी को 45 सीटें मिली थी और इस बार बीएसपी के खाते में 46 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। 2017 में यूपी नगर पंचायत में निर्दलीय को 181 सीटें मिली थी और इस बार निर्दलीय और अन्य के खाते में 209 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत का सबसे मजबूत फैक्टर रहे मुस्लिम उम्मीदवार। निकाय चुनाव में बीजेपी ने बड़ी संख्या में मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। नगर निकाय चुनाव के विभिन्न पदों पर बीजेपी ने 395 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया। इनमें वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, लखनऊ, झांसी, आगरा और फिरोजाबाद जैसी खास सीटों पर बीजेपी ने मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था। इसके अलावा वेस्ट यूपी के 4 जिलों सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और शामली में सभासद और पार्षदों के टिकट मुस्लिमों को दिए गए थे। इसके अलावा लखनऊ, गोरखपुर और जौनपुर में भी सभासद और पार्षद के टिकट मुसलमानों को दिए गए। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन सर, मैं जो आपसे पूछना चाह रहा हूं, हमने कर्नाटक की बात कर ली, यूपी के जो नतीजे आ रहे हैं, गलती से शायद आपने बीएसपी की जगह बीजेपी कहा। मैं एक बार देखता हूं उसको, हो सकता है कि बीएसपी की जगह बीजेपी निकला हो। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि ये जो चुनाव के नतीजे आए हैं इसका इम्पैक्ट 2024 पर होगा? राहुल जी, मैं फिर से आपको कहूँगा कि नगर निगम के चुनाव बिल्कुल फलक होते हैं। केंद्र में और राज्य में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी तो उत्तर प्रदेश के सारे मेट्रोपॉलिटन शहरों में बीजेपी के मेयर ही होते थे। तो वो एक स्थानीय मुद्दों पर होते हैं, स्थानीय सीमाओं में होते हैं, उनके इश्यूज अलग होते हैं, उनके उम्मीदवार अलग होते हैं। अभी अगर आपने 17 सीटें जीती हैं अब इस बार, तो पिछली बार भी 16 में से 14 जीते थे। हाँ, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में बढ़त है। इससे ऐसा लगता है कि गांव में भी बीजेपी की पहुंच हुई है। उसकी 2 वजह हैं। एक तो प्रधानमंत्री मोदी का अब उत्तर प्रदेश गृह प्रदेश बन गया है। वो बनारस से चुने जाते हैं, बनारस के प्रधानमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश वालों को लगता है कि प्रधानमंत्री हमारा है। इस वजह से उत्तर प्रदेश में मोदी जी को लेकर एक खास किस्म का माहौल है और एक खास किस्म का समर्थन है। दूसरा, योगी जी का जो माफिया मारो अभियान है उसने भी इसमें कुछ मदद की है और इन दोनों के योग से उत्तर प्रदेश में नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं में इस बार बीजेपी का प्रदर्शन बढ़िया रहा है। कर्नाटक में जो पोलराइजेशन हिंदुत्व का कार्ड खेला था बीजेपी ने, वो आपको लग रहा है यूपी में काम कर पाएगा या यूपी में अभी कुछ और सोचना पड़ेगा? अयोध्या से बहुत उम्मीदें हैं बीजेपी को। अयोध्या का मामला तो मुझे अब लगता है राहुल कि चुनाव का मुद्दा नहीं बनेगा, क्योंकि अयोध्या में जब तक ढांचा था तो ढांचे के प्रति गुस्सा चुनाव का मुद्दा बनता था। जब वो गिरा दिया गया उसके बाद जब भी चुनाव हुए और उत्तर प्रदेश में उस सवाल पर, तो भारतीय जनता पार्टी उस लेवल पर नहीं पहुंची जब ढांचा रहते हुए पहुंची थी। इसका मतलब है कि अब वो उस गुस्से का कारण नहीं है, लेकिन मंदिर बनेगा या एक मुद्दा हो सकता है। पर मुझे नहीं लगता कि मंदिर के सवाल पर अब उत्तर प्रदेश में कोई पोलराइजेशन होगा। यूपी में इस बार के इलेक्शंस में एक इंटरेस्टिंग फैक्टर, एक पार्टी दिखाई दी है, AIMIM। हालांकि चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन शुरुआती जब रुझान आ रहे थे तो मेरठ में बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। इस पार्टी का भविष्य आपको नजर आता है जो आपने शुरू में देखा उसको रुझान? देखिए, आपने कहा था अभी पोलराइजेशन से बात शुरू हुई। मुस्लिम पोलराइजेशन जब शुरू हुआ तो मुसलमानों ने देखा कि कर्नाटक में कि बीजेपी को हरा कौन रहा है। वो JDS को छोड़ के कांग्रेस के पास चले गए। तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं और वो ऐसे बटेंगे। उत्तर प्रदेश में इसके पहले भी एक पीस पार्टी हुआ करती थी और उसने एक समय में विधानसभा में 5-6-7 सीटें जीत ली थी और उसका बड़ा क्राउड बना था। लेकिन फिर बाद में जब लार्जर चुनाव होते हैं, मतलब जब जनरल इलेक्शन होते हैं, तो फिर वो पोलराइजेशन में वो सपा बसपा में बढ़ जाते हैं। और अब भी उनकी सहज और स्वाभाविक पसंद फिलहाल सपा ही है। लेकिन इस चुनाव, कर्नाटक के चुनाव से जो संकेत निकल रहे हैं वो एक बड़े माने बीजेपी के लिए थोड़ा सा चिंता का विषय हो सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस का मूल आधार था ब्राह्मण, दलित और मुसलमान। कर्नाटक में तीनों इस बार कांग्रेस के पास गए हैं। अगर देश में यह प्रयोग हुआ तो एक चिंता का विषय होगा।
आपको लग रहा है फिर कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स फिर से शुरू होगी और उसमें बीजेपी के लिए दिक्कत होगी? मुझे अभी 24 में तो नहीं लगता कि तब तक ऐसा कुछ होगा। उसके बाद कांग्रेस को रिवाइव करने में बहुत मुश्किल होगा। कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश आसान नहीं है, अब तो वहाँ कहीं उसका संगठन ही नहीं है। आपने AIMIM का जो जिक्र किया, उसको मैं अगर थोड़ा पलट के आपसे सवाल पूछूं, बीजेपी के जो विरोध में हैं उनको तो हम ऐसे देख लेते हैं, लेकिन बीजेपी के पक्ष के और उसके साथी जो हैं वो आज 2 सीटों पे चुनाव जीत गए, अपना दल, उसे किस तरीके से देखते हैं? उसमें एक तो अपना दल ने जो सीट जीती 96 मिर्ज़ापुर की, वो अपना दल की खुद की सीट थी। वो यंग विधायक था उनका, वो उनकी कैंसर से डेथ हो गई तो उनकी पत्नी जीती, वो सहानुभूति से जीती और अपनी सीट रिटेन किया। रामपुर की सीट जीतना बहुत महत्वपूर्ण है। रामपुर में अपना दल ने जो सीट जीती है वो आज़म खां के बेटे अब्दुल्ला आज़म की सीट है, जो डिस्क्वालीफाई हो गए थे अभी, मैंने उनका चुनाव रद्द हो गया, उनको कुछ सजा वजह हुई उसमें। तो वो एक महत्वपूर्ण फैक्टर है कि आज़म खां की सीट, आज़म खां के बेटे की सीट मुस्लिम पॉपुलेशन के होने के बावजूद हारी। वहाँ भी पोलराइजेशन हुआ पर मुस्लिम वोट कम पड़े। जो फैक्टर आज़म खां की सीट पर उनकी हार का कारण थे, वही फैक्टर यहाँ पे भी थे। यहाँ मुसलमान वोट 30% से ज़्यादा नहीं पड़े, उसके कारण कुछ भी हो सकते हैं। मेरा आखिरी सवाल, जो कि जिसका जवाब देना आपके लिए थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है, वो सवाल ये है कि ऐसा कैसे होता है कि हर चुनाव से 15-20 दिन पहले आप चुनाव के नतीजे बताते हैं और वो बाद में सही साबित होते हैं? अब ये तो कोई बात नहीं है। मैं 35 बरस से चुनाव देख रहा हूँ, उत्तर प्रदेश का चुनाव देख रहा हूँ, और जिस समय से मैं चुनाव देख रहा हूँ वो दौर था जब हर दूसरे साल चुनाव हो जाते थे। मिड टर्म पोल लोकसभा के होते थे, मिड टर्म पोल विधानसभा के होते थे। तो इतना तो देश की पार्टी में समझ गए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमको समय देने के लिए। धन्यवाद। लेकिन सत्ता के न्यूज़ मित्र बने रहें, क्योंकि अभी हम और कुछ डिटेल में कुंजी आपके सामने रखेंगे। खासतौर से सबसे पहले शुरुआत कर्नाटक से आपको करेंगे, क्योंकि यूपी में बीजेपी की जीत के बाद हर तरफ जश्न का माहौल तो आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन कर्नाटक की स्थिति क्या है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और कर्नाटक की स्थिति को हम इसलिए भी आपके सामने बता रहे हैं क्योंकि इससे देश की जो आने वाली राजनीति है उस पर क्या कोई प्रभाव पड़ेगा, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन बात यूपी की कम कर ही रहे थे, तो यूपी में बीजेपी की जीत के बाद हर तरफ जश्न देखने को मिल रहा है। सीएम योगी ने तमाम कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई दी है। कुछ सेकंड की न्यूज रील में देखिए कि कैसे यूपी में बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सुयोग्य और यशस्वी नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अब तक की सबसे बड़ी विजय प्राप्त की है। विपक्ष के हमारे मित्र बार बार एक सवाल पूछते थे कि यूपी में आपका क्या है, क्यों आप चुनाव लड़ते हैं, यहाँ पे आपको लोग वोट तो देते नहीं। मुझे लगता है कि इस बात को उत्तर प्रदेश की जनता ने पसंद नहीं किया और लोगों ने कहा कि नहीं भाई इनका भी कुछ है यहाँ पे, और इस चुनाव में उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल पे मोहर लगाने की शुरुआत की है, उसका श्री गणेश किया है। नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में भी बीजेपी ने पिछली बार से अच्छा प्रदर्शन किया है, जीत हासिल की है। मैं प्रदेश की जनता का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उन्हें भरोसा दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में गरीब कल्याण योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएगी और उत्तर प्रदेश में हम कानून की व्यवस्था को और मजबूत करेंगे। माननीय योगी जी ऐसा हमारे पास जननायक है जिसने यहाँ पे कानून का राज कायम किया है, विधि का शासन, तो इसलिए सारी योजनाओं का समस्त लाभ सारी जनता को मिला है। और अब एक बार फिर से कर्नाटक की ओर लौटते हैं। अक्सर चुनाव के वक्त सियासी शब्दकोश से बार बार एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, डबल इंजन की सरकार। इसका मतलब है केंद्र और राज्य में किसी एक ही पार्टी की सरकार का होना और इसी डबल इंजन के भरोसे जनता को विकास का विश्वास दिलाया जाता है। बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। कर्नाटक में भी बीजेपी की ओर से इस्तेमाल किया गया ये शब्द खूब ट्रेंड हुआ, लेकिन ये शब्द डबल इंजन कर्नाटक में डिरेल क्यों हुआ, इस पर भी आज बात करना बेहद जरूरी है।
जिस डबल इंजन की बात बार बार बीजेपी करती है उसका पहला इंजन तो शक्तिशाली है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन पार्टी की मुसीबत यह है कि कर्नाटक में डबल इंजन का दूसरा इंजन कमजोर साबित हुआ। इस तथ्य पर कर्नाटक के नतीजों से भी मोहर लग जाती है, जहां बसवराज बोम्मई बीजेपी के कमजोर इंजन साबित हुए। आज उन्होंने हार की जिम्मेदारी भी ले ली। यही ट्रेंड पिछले साल दिसंबर में हिमाचल विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला, जहां बीजेपी के पास प्रधानमंत्री मोदी की वोट वाली चुंबकीय शक्ति से दौड़ रहा इंजन तो था, लेकिन जयराम ठाकुर के व्यक्तित्व में वोटर्स को वो जादूगरी नजर नहीं आई जिससे वो बीजेपी को वोट करे। यानी यहां भी डबल इंजन का पहला इंजन तो पावरफुल रहा, लेकिन दूसरा इंजन कमजोर होने की वजह से हिमाचल बीजेपी के हाथ से निकल गया। डबल इंजन वाले इसी पैटर्न की वजह से दिल्ली स्टेशन पर भी बीजेपी की सत्ता की ट्रेन मिस हो गई थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पास प्रधानमंत्री मोदी का हैवीवेट इंजन था, लेकिन दिल्ली में ऐसा स्थानीय नेता नहीं था जिसके चेहरे पर दिल्ली का दिल अटक जाए। इसलिए डबल इंजन वाला दांव यहां भी फेल रहा और इस ट्रैक पर केजरीवाल की ट्रेन सुपर फास्ट स्पीड में आगे निकल गई। दिसंबर 2019 में झारखंड में बीजेपी का डबल इंजन डिरेल हो गया था। यहां भी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर बीजेपी ने अपनी ट्रेन को जीत के स्टेशन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन दूसरे इंजन के चक्के जाम होने की वजह से उसे सपोर्ट नहीं मिल सका। यानी प्रधानमंत्री मोदी पर बीजेपी की निर्भरता बढ़ती जा रही है। हर चुनाव से पहले बीजेपी के बड़े बड़े नेता जिस एक चेहरे की उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं, वो नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इसलिए अब बीजेपी को यह सोचने की जरूरत है, क्या राज्यों में उसकी जीत की उम्मीद सिर्फ मोदी फैक्टर पर टिकी हुई है? क्या राज्य के बड़े नेता प्रधानमंत्री मोदी का कमिटमेंट पूरा नहीं कर पा रहे हैं? पीएम की कोशिश है योजनाओं का लाभ आखिरी नागरिक तक पहुंचे। क्या राज्य के नेता इसमें नाकाम हैं? पीएम चाहते हैं पार्टी की आंतरिक मजबूती पर फोकस किया जाए, लेकिन क्या राज्य के नेता बागियों से नहीं निपट पा रहे हैं? यानी दूसरे इंजन की जिम्मेदारी जहां प्रधानमंत्री मोदी के पावरफुल इंजन के साथ पूरी ताकत से चलने की थी, पीछे से सपोर्ट करने की थी, वहां ये इंजन इस उम्मीद में बड़े इंजन के साथ लटके हुए दिखाई दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ही दूसरा इंजन भी खींचे। वैसे आज बीजेपी के कमजोर इंजन के साथ साथ मजबूत इंजन की बात करना भी जरूरी है, जिसके साथ की वजह से यूपी जंक्शन पर बीजेपी को जनता ने ग्रीन सिग्नल दिखा दिया। ये नाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। डबल इंजन वाला बीजेपी का यह फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में तेजस से भी तेज दौड़ रहा है, जहां प्रधानमंत्री मोदी के शक्तिशाली इंजन के साथ योगी का पावरफुल इंजन भी फुल स्पीड में भागता रहा और इसी का नतीजा यूपी नगर निकाय चुनाव के आंकड़ों में देखने को भी मिला। डबल इंजन में शामिल बीजेपी के मजबूत इंजनों में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का नाम भी है। जैसे असम में 2021 में हुए चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी का फैक्टर तो काम किया, पर साथ में हिमंता बिस्वा शर्मा की फायर ब्रांड इमेज के पुश से भी असम में बीजेपी का डबल इंजन फुल स्पीड में दौड़ा। बीजेपी के हार के फैक्टर्स आपके सामने हमने रखे। उससे पहले कर्नाटक से लेकर यूपी तक चुनाव की वो दो तस्वीरें जिनमें जीत के आंसू दिखाई देते हैं। हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर कर्नाटक से आई है। बेंगलुरु में कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार पार्टी की जीत के बाद अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। वहीं दूसरी तस्वीर यूपी निकाय चुनाव से जुड़ी है। कानपुर में पार्षद पद का चुनाव जीतने के बाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अकील शानू फूट फूट कर रोने लगे। तो कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के कारण हमने आपको शुरुआत में बताए थे। अब बीजेपी की हार के कारण भी समझ लीजिए। कर्नाटक की जीत के लिए खुद पीएम मोदी कई दिनों तक कर्नाटक में लगातार चुनाव प्रचार करते रहे, लेकिन 38 सालों से सत्ता परिवर्तन की जो परंपरा थी वो नहीं टूट पाई। कांग्रेस की बड़ी जीत हुई तो बीजेपी की हार। ऐसे में यह भी समझने की जरूरत है कि दक्षिण का एकमात्र राज्य जहां बीजेपी सत्ता में थी, वहां उसे सत्ता से बाहर क्यों होना पड़ा। सत्ता में हमने बीजेपी के हार के 7 फैक्टर निकाले हैं, जिससे आप हार के कारणों को आसान शब्दों में समझ पाएंगे। बीएस येदियुरप्पा का विकल्प नहीं है। दक्षिण भारत में हिंदी बेल्ट पॉलिटिक्स नहीं चली। कर्नाटक बीजेपी में एकजुटता की कमी देखने को मिली। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से सत्ता विरोधी माहौल बना। बीजेपी से एसटी वोटरों की दूरी उस पर भारी पड़ी। कांग्रेस के अपशब्दों का फायदा उठाने में बीजेपी नाकाम रही और मंत्रियों का बहुत खराब परफॉर्मेंस देखने को मिला। बीजेपी की हार की सबसे बड़ी वजह रही है कर्नाटक में पार्टी के पास बीएस येदियुरप्पा का विकल्प नहीं होना। बीएस येदियुरप्पा ने कर्नाटक में 2 बार बीजेपी को सत्ता दिलाई थी। कर्नाटक के लोगों में येदियुरप्पा का एक इमोशनल कनेक्ट रहा है, लेकिन बीजेपी ने जब उन्हें सीएम पद से हटाया, उनकी सक्रियता कम हुई,
हालांकि बीजेपी ने उन्हें लगातार कर्नाटक की राजनीति के सेंटर में रखा, पर शायद लोग बीजेपी से दूर होते चले गए। लिंगायत वोटरों पर इसका सबसे ज्यादा असर हुआ। लिंगायतों के कई बड़े नेता कांग्रेस में चले गए। बीजेपी को इसका नुकसान भी हुआ। लिंगायत बहुल्य इलाके में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली। कर्नाटक में 16 से 17% लिंगायत वोटर हैं। इसके अलावा बीजेपी की इस हार में दूसरे और सबसे बड़े फैक्टर की बात कर लें, यह है दक्षिण भारत में हिंदी बेल्ट की पॉलिटिक्स करना। इस चुनाव में बीजेपी ने बजरंगबली की जय, हिजाब, पीएफआई, तुष्टीकरण, मटला हाउस, मुस्लिम आरक्षण, टीपू सुल्तान जैसे शब्दों की डिक्शनरी बनाई थी, लेकिन कर्नाटक की जनता ने इस डिक्शनरी को पसंद नहीं किया। उत्तर भारत के राज्यों में ऐसे मुद्दे खूब चलते हैं, लेकिन कर्नाटक में इन शब्दों पर बीजेपी के पक्ष में ध्रुवीकरण नहीं हुआ। उल्टे कांग्रेस को इसका फायदा हुआ और मुस्लिम वोट इधर उधर छिटकने के बजाय जमकर कांग्रेस के पक्ष में पड़ा। बीजेपी को इससे बड़ा नुकसान हुआ। बीजेपी के हार में एक बड़ी वजह कर्नाटक बीजेपी में एकजुटता की कमी रही। कई बड़े नेता बागी हो गए। बीजेपी को इसका बड़ा नुकसान हुआ। हालांकि जगदीश शेट्टार जैसे बागी नेता खुद तो चुनाव हार गए, लेकिन बीजेपी को भी बड़ा नुकसान हुआ। कर्नाटक में बीजेपी को कांग्रेस ने सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा। कांग्रेस ने पे सीएम के नाम से कैंपेन चलाया, 40% कमीशन वाली सरकार कहा, इसी पर जमकर पोस्टरबाजी की। भ्रष्टाचार के वो मुद्दे जो सीधे आम लोगों से जुड़े थे, उनसे कांग्रेस एक परसेप्शन बनाने में सफल रही। इससे बीजेपी को नुकसान हुआ। बीजेपी के हार में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बहुत बड़ा रोल रहा। मल्लिकार्जुन खड़गे के कारण दलित वोटर कांग्रेस के पक्ष में शिफ्ट हुए। कर्नाटक में कुल 51 सीटें SC/ST के लिए आरक्षित हैं। 2018 में इनमें से 24 पर बीजेपी ने और 20 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। इसके साथ जेडीएस ने 7 सीटों पर कब्जा जमाया था। इस बार इन 51 सीटों में से 35 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस जीतती दिखाई दे रही है। 12 सीटों पर बीजेपी और 4 सीटों पर जेडीएस जीत रही है। यानी कांग्रेस ने SC/ST की सीटों पर बड़ी कामयाबी हासिल की। इसके अलावा वैसे जिन मल्लिकार्जुन खड़गे के कारण कांग्रेस SC/ST सीट पर बड़ी जीत हासिल करने में कामयाब रही है, उन्हीं खड़गे के एक बयान को बीजेपी ने बड़ा मुद्दा भी बनाया था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को जहरीला सांप कहा था, जिसके बाद बीजेपी ने इसे पीएम मोदी के सम्मान से जोड़ा था, लेकिन बीजेपी को इसका फायदा नहीं हुआ। वैसे गुजरात विधानसभा चुनाव सहित तमाम विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को ऐसे मुद्दों से फायदा होता रहा है, लेकिन कर्नाटक में इसका फायदा कांग्रेस को ही मिला है। इस चुनाव में बीजेपी की हार के कारण उनके वो मंत्री भी रहे जिन्हें जनता के बीच अच्छे कामों को लेकर जाना था, लेकिन इसमें वो नाकाम रहे और कर्नाटक की बीजेपी सरकार के 13 मंत्री चुनाव हार गए। मंत्रियों का कामकाज इतना खराब रहा कि कई मंत्रियों के टिकट काटे गए। बावजूद इसके बीजेपी को कोई खास फायदा नहीं हुआ। तो देखिए, सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया है, लेकिन अपने न्यूज़ मित्रों से हमारी वही न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप जरूर करें।